नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन क्या होता है, क्यों इसको टीटी कनेक्शन के नाम से जानते हैं या स्कॉट कनेक्शन क्यों कहते हैं, और स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है और किस प्रकार इनका संयोजन किया जाता है। संयोजन के आधार पर आप लोग देखोगे कि टीजर ट्रांसफार्मर क्या होता है या फिर टीजर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों होती है, टीजर ट्रांसफार्मर इसको टीजर क्यों कहते हैं। ठीक है ना बात। ये बहुत से मुख्य मुख्य बातें होती हैं जो अपने दिमाग में कंफ्यूज रखते हैं इनके बारे में कि टीटी कनेक्शन की आवश्यकता क्यों होगी, टीटी कनेक्शन क्यों किया जाता है, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। फिर आपके पास अभी आपके सामने बैक टू बैक टेस्ट भी आएगा, सैंपलर टेस्ट भी आएगा, या स्टार इंटर स्टार आएगा, डेल्टा इंटर स्टार आएगा, ट्रस्ट फ्री कनेक्शन आएंगे, बहुत से कनेक्शन बचेंगे। मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का प्रचालन उसके संयोजन के आधार पर ही बहुत अहम भूमिका निभाता है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का संयोजन कैसा होता है और उसका प्रयोग उसके आधार पर कैसे किया जाता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, अर्थात कार्य क्षेत्र के आधार पर उसके संयोजन किए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो संयोजन पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफार्मर में, अपन क्या पढ़ रहे हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे टीटी या स्कॉट कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे? टीटी या स्कॉट कनेक्शन, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, टीटी या स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन देखेंगे आज, किसके देखेंगे? ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इसके देखेंगे आज। दोस्तों, वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ जाते हैं, डीपली ज्यादा डीपली नहीं होता है, लेकिन अपन इसको डीपली समझ लेते हैं। बहुत कुछ माइनर क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि माइनर चीज होती है यहाँ पे, कनेक्शन के आधार पर तो माइनर सब कुछ होता है। इसलिए वीडियो बहुत बहुत मोस्ट कनेक्शन के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे मिस करने के लिए या आप कुछ अधूरा ज्ञान न हो अपने को, इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे और अपने नोट्स में ऐड करते चले जाओगे तो आपको कभी समस्या ही नहीं आएगी इस चीज की कि टीटी कनेक्शन स्कॉट कनेक्शन किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको आधार बता देता हूँ, फिर कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किया क्यों जाता है। अब देखो, टीटी कनेक्शन क्यों करेंगे? थ्री फेज सप्लाई को तीन फेज में, अब कहेंगे तीन फेज को तीन फेज में क्यों परिवर्तित किया, वो भी बताता हूँ आप लोगों को। एक तो ये था, दूसरी बात आती है तीन फेज को दो फेज में या फिर दो फेज को तीन फेज में, टू लगा देते हैं यहाँ पे, या फिर थ्री फेज को सिंगल फेज में और सिंगल फेज को थ्री फेज में। ये कनेक्शन होते हैं इस प्रकार से। ये स्कॉट या टीटी कनेक्शन से ही ये संयोजन प्राप्त किए जा सकते हैं, या यदि अपने को जो सिस्टम लेना है वो इस टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन से लेते हैं। तो अपने इलेक्ट्रिक क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अहम भूमिका कौन सा संयोजन निभाता है, ये देखो, ये निभाएगा ये या फिर ये बहुत ज्यादा पर्सन भी इसी दो विषय से हैं कि थ्री फेज को टू फेज में बदलने की आवश्यकता क्यों हुई और कैसे इसका संयोजन हुआ, या फिर टू फेज को थ्री फेज में कैसे बदलेंगे और क्या इनकी आवश्यकता हुई। ये अधिक बहुत मतलब कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के देखा जाए, अपने पेपर उठा के देखेंगे कि दो ही कनेक्शन ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसको भी बारे में बताऊंगा। यहाँ कुछ एडिशनल इक्विपमेंट संयोजित किए जाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ कुछ एडिशनल इक्विपमेंट संयोजित किए जाएंगे जिसके आधार पर सिंगल फेज को थ्री फेज में, थ्री फेज को सिंगल फेज में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल नहीं है, यहाँ पे कुछ एडिशनल, तो ये दोनों आज पढ़ा देता हूँ, इसके बाद ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो ये दो कनेक्शन हो गए। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे? स्कॉट कनेक्शन में थ्री फेज टू थ्री फेज देखेंगे। यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि टू फेज कैसे बदला जाएगा, और यहीं से आपको आंसर भी समझ में आ जाएंगे कि डीपली कहां से पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखो और समझो। मैं आपको अब कनेक्शन के आधार पर बताता हूँ किस प्रकार स्कॉट कनेक्शन के संयोजन किए जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको कहाँ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, देखो टीटी कनेक्शन में, टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन में सबसे पहले आपको बताता हूँ थ्री फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करना। क्या देखेंगे? थ्री फेज को थ्री फेज में, या मतलब थ्री फेज से थ्री फेज के लिए, थ्री फेज से किसके लिखेंगे? तीन फेज से तीन फेज के लिए स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट को टीटी कनेक्शन भी कहते हैं, स्कॉट कनेक्शन। इसके लिए आपको किन किन जो इक्विपमेंट चाहिए वो आपको बता देता हूं। यहाँ किप्स नहीं चाहिए आपको, दो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर चाहिए आप लोगों को। क्या चाहिए? दो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर चाहिए, दो चाहिए सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर, ये चाहिए आपको। अब मैं दो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर के आधार पर इनके संयोजन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है ना? इनके आधार पर दिखाता हूं कि दो क्या चाहिए, दो चाहिए आपको। अब कैसे देखो, उसको कहते हैं एक ट्रांसफार्मर को मेन ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्या कहेंगे? मुख्य ट्रांसफार्मर कहेंगे।
दूसरा जो एडिशनल ट्रांसफार्मर होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको समझने के आधार पर देखो कैसे। जैसे आप लोग देखते आ रहे हो कि एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, इसको ये क्या है, ये इसका सिंबल है, ये इसकी कोर होंगी और ये इसकी दूसरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है ना। अब गौर से देखने के बाद दूसरा जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो कौन सा होगा, ये तो मुख्य ट्रांसफार्मर है, ये मेन, याद रखना ये मेन ट्रांसफार्मर है। दूसरा कौन सा एडिशनल ट्रांसफार्मर लेंगे, तो इसके जो थ्री फेज को थ्री फेज में जोड़ेंगे तो वो लेंगे आपको। तो यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो ये ले लिया दूसरा ट्रांसफार्मर और इसकी कोड दिखा दी, कुछ आउट में गया क्या, चलो यहाँ मैं इसके सेंटर में बराबर बराबर बना देता हूँ। एक वाइंडिंग ये कोर होगी और ये इसकी दूसरी वाइंडिंग, ये दो ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखा दी। यहां से स्पॉट कनेक्शन है, टीटी कनेक्शन कैसे करते हैं फिर दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पे। अब आप समझ गए कि ये जो, तो मैं ये कौन सा एडिशनल या टीजर बोलते हैं इसको, टीजर ट्रांसफार्मर, क्या कहेंगे, टीजर ट्रांसफार्मर बोलेंगे इसको। टीजर का मतलब टी के रूप में जोड़ेंगे इसको, इसके रूप में टी के रूप में जोड़ेंगे, इसलिए इसको टीजर कहते हैं। तो क्वेश्चन कहा करेंगे, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है किसकी, मेन ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, सेकेंडरी है। ये देखो ये इसकी मुख्य वाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, याद रखना बात, सेकेंडरी वाइंडिंग यहां से सप्लाई देंगे। अब देखना ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है मेन ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी वाइंडिंग के सेंटर में से 2 3 4 5 6 7 टर्न लगा देते हैं यहाँ पे, कितना टर्न लगाए, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 टर्न, ये होगा 7 टर्न। 7 टर्न में से सेंटर में से टेप निकाली, याद देखना, और इसी 7 टर्न में से सेंटर में से ये टेप निकाली। इस टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर के सेंटर से जो इसको संयोजित की जाती है, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के सेंटर में संयोजित की जाती है, याद रखना बात, काफी बार पूछा जाएगा आपसे। और टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में संयोजित की जाती है, सेंटर में मतलब मध्य में इसको स्थापित किया जाता है। अब क्या होगा, देखो एक तो यहां दे देंगे, एक फेज यहां दे दिया, दूसरा फेज कहां देंगे, दूसरे फेज की ये वाइंडिंग होगी यहां से, ये हो गया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, आर फेज, यहाँ वाई फेज, ये बी फेज। अब बताओ इनकमिंग है कि नहीं है। दूसरे देखो यहाँ से आउटगोइंग कहां से लेंगे, एक यहाँ से आउटगोइंग लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक आउटगोइंग यहाँ से लेंगे, ये कहेगा आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज। बोलो यहाँ से देखो ये टी के रूप में, अब आप कहोगे सर वो टी तो मिला ही नहीं हमें, टी कैसे बन गया, टी को मैं दिखाता हूँ, बना के आपको दिखाऊंगा, फॉर्मूले दिखाऊंगा आप लोगों को। अब समस्या क्या आती है कि यहाँ से मध्य में से मान लीजिए कि यहाँ 100 वोल्टेज लगाए आप लोगों ने, मान लीजिए कि यहाँ पे कितने वोल्टेज लगाए, 100 वोल्टेज लगाए, तो 100 तो यहाँ से लेके यहाँ तक के आर पार है प्राइमरी के, तो इसके 50 इधर रहेंगे और 50 इधर रहेंगे, सेंटर से लिया है तो वही 50 इधर होंगे और 50 इधर होंगे, समझ गए आप लोग। लेकिन यहाँ कितने होंगे, देखो यहाँ भी आप लोग होंगे, यहाँ भी 100 ही लगाते हैं या 100 वोल्ट लगा दिए, तो इसको कितने वोल्टेज मिलते हैं, गौर से सुना, इसको कितने वोल्टेज मिलते हैं, कुछ तो देखो ये हो गया और कुछ ये होगी, तो यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे तो यहाँ इसको 50 वोल्टेज ही मिलेंगे, तो यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा उसकी बात करते हैं कि यहाँ कितने वोल्टेज, कितने परसेंटेज वोल्टेज होगा। अब आप लोगों को पता है ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो बराबर होता है, टर्न रेशियो मतलब कि प्रति टर्न वोल्ट बराबर होता है ट्रांसफार्मर में। यदि प्राइमरी में 100 टर्न है और 100 वोल्टेज लगाए तो एक टर्न में कितने वोल्टेज आए, तो 1 वोल्टेज आया। सेकंड में भी 100 टर्न है और 100 ही वोल्टेज, तो आपको एक टर्न में कितने वोल्टेज मिलेंगे, एक ही वोल्टेज मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो, टर्न प्रति वोल्ट समान होता है, चाहे किसी भी ट्रांसफार्मर का हो, इसलिए वोल्टेज टर्नों के आधार पर निर्भर करता है। तो आपके सामने प्रश्न क्या पूछा जाता है कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये प्राइमरी है आप लोगों को पता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, टर्नों की संख्या या वोल्टेज का मान, वोल्ट पूछा जाएगा या फिर टर्न पूछे जाएंगे, कितने होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, या फिर वोल्ट कितना होगा, कितने वोल्ट मिलेगा, या टर्न रेशियो कितना रहेगा, वो आपसे काफी बार पूछा जाता है। मैं उसका एडिशनल आपको एक चित्र बना के वो दिखाता हूं, देखो इसका, फिर आपको विषय टी कैसे बन गया। अब देखो दूसरा चित्र, अब मैं इसको एक आप देखें ये प्राइमरी बनाता हूं, देखो जैसे प्राइमरी में आप लोगों ने एक वाइंडिंग ले लिया, टी कैसे बनता है, 3 3 6 1 7, मैंने 7 टर्न लगा दिया मैंने यहाँ पे, वो 7 टर्न टी बनता कैसे उसकी बात कर रहा हूं। देखो अब यहां से देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, मैं कुछ यहां में देता हूं, कोई बात नहीं है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके सेंटर में से किसको संयोजित किया है, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को संयोजित किया है। तो 3 3 6 यहां से लगा देता हूं, देखो ऐसे ये टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग संयोजित कर दी। बोलो ये क्या थी, ये मुख्य वाइंडिंग है, इसके आर पार कितना, देखो इसके आर पार यही वोल्टेज लगा रखा है,
तो ये वोल्टेज लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक वोल्टेज ये लगा दिया। पोल है कि नहीं है, तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। सेम टू सेम वालों टी है क्या, टी देखो ऐसे भी हो सकता है, टी ऐसे भी तो उल्टा टी, ये टी का संयोजन हो गया, ठीक है ना। एक तो ये होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में देखो वही है, आप गौर से समझे मेरी बात है। इसलिए मैंने आपको बताया कि वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। देखो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये मैंने इसको घुमा के ऐसे कर लिया, बस कुछ नहीं किया। और यहाँ इसके पीछे ये संयोजन करके दिखाता हूँ, एक संयोजन ये कर ली थी, टीजर ट्रांसफर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, कुछ नहीं किया मैंने। और यहाँ से इसको सप्लाई ये बाहर होगी, और सेम टू सेम वो कनेक्शन यहाँ है नहीं, इसलिए कहते हैं इसको टी कनेक्शन कहते हैं, कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हो से सेकेंडरी हो। थ्री फेज की बात थ्री फेज में करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में टी कनेक्शन होंगे। यदि आप लोग थ्री फेज से टू फेज की बात करें तो एक में ही टी कनेक्शन होगा। तो यहाँ थ्री फेज टू थ्री फेज कर रहे हैं, तो प्राइमरी में भी टी कनेक्शन होगा, सेकेंडरी में भी टी कनेक्शन होगा। ये आर होगा, ये वाई होगा, ये बी होगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, बोलोगे कनेक्शन होगा कि नहीं हुआ सर? सेम टू सेम यही कनेक्शन मैंने यहाँ दिखाया है, सेम टू सेम यही कनेक्शन मैंने दिखाया है। ये आपकी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग है, टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है मेन की, और ये सेकेंडरी है मेन ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग है ये, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये सामने ये लगा, और यहाँ वोल्टेज, उसकी बात करते हैं। काफी बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जी। तो अब देखो इनमें से मैं आपको कुछ वो तथ्य दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ कितना वोल्टेज लगाया, देखो यहाँ से यहाँ आप लोगों ने 100 वोल्टेज लगाया, यहाँ से यहाँ कितना लगाया, 100 वोल्टेज लगाया। गौर से सुनना मेरी बात, 100 वोल्टेज लगाई। मैं एक चित्र और बना के दिखाता हूँ आपको कि ये हो गया ऐसे, देखो ये सेम टू सेम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सेम टू सेम यही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से आप लोग देखोगे टी बन गया, तो यहाँ से कुछ ऐसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने वोल्टेज हैं, यहाँ से यहाँ तक के कितने वोल्टेज हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का कितना वोल्टेज था, ये देखो वोल्टेज दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। फिर वोल्टेज की बात करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की टीजर ट्रांसफार्मर की मुख्य वजह तक कितने वोल्टेज हैं, 100 वोल्टेज है। तो यहाँ से कितने हैं, 100 वोल्टेज है। यहाँ से यहाँ तक के कितने वोल्टेज रहेंगे, इसके मध्य में 100 वोल्टेज यहाँ रहेंगे, और 100 यहाँ आप लोग लगाए हैं, तो 100 वोल्टेज हुए। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 50 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 50 वोल्टेज हो गए। मेरी बातें समझ रहे हो आप लोग, कोशिश सुनना। तो ये क्या होगा, ए बिंदु, ये बी और ये सी, ऐसे बिंदु बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ कितना, देखो यहाँ 100 वोल्टेज है, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक का 100 वोल्टेज रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 100 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि सामने लगा रखा है 100 वोल्टेज इधर है, 100 वोल्टेज इधर है आपको। लेकिन यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा वो नहीं दिखाया। टीजर ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज मिलेगा, आपसे यही काफी बार पूछा जाता है। चाहे वोल्टेज का मान देखो, या फिर आप लोग देखोगे इसकी ये अपना जो टर्न रेशियो है वो पूछा जाता है, तो उसका मान अब ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है देखो, इसका और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो सेम टू सेकेंडरी में वही होता है। यहाँ से ये लगा लिया आप लोगों की प्राइमरी वाइंडिंग का मेन, और ये लगा लिया आप लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग टीजर, और टीजर में लगा के वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से कुछ ऐसे होगा और यहाँ से कुछ ऐसे होगा। इसका मान भी 100 वोल्टेज होगा, इसका मान भी 100 वोल्टेज होगा, इसका मान भी 100 वोल्टेज होगा, तीनों का 100 वोल्टेज मिला है। लेकिन यहाँ कितना वोल्टेज होगा वो पूछा जाता है, यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा वो पूछा जाता है। मैंने सिर्फ एक आधार बताया, मैं आपको उस चीज का फॉर्मूला दिखाता हूँ कि यहाँ कितना वोल्टेज मिलने वाला है। तो यहाँ तक का निष्कर्ष क्या निकला है, थ्री फेज से थ्री फेज में कनेक्शन करेंगे स्कॉट कनेक्शन में। इस संयोजन में मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य में से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग संयोजित की जाती है। एक तो ये बात देखना। फिर दूसरी बात आती है कि इस ट्रांसफार्मर की मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में से टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग भी संयोजित की जाती है। दो बातें यहाँ तक आ गई। आगे मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि कितना वोल्टेज टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी में मिलेगा, वो आपसे पूछा जाएगा। अब देखना वो फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करवा देता हूँ यहाँ पे। देखो कैलकुलेशन में क्या होगा आप लोग समझ रहे हो। जब एक चीज और टीजर ट्रांसफार्मर जो अभी देखो टीजर क्यों कहा, कभी कभार क्या एक ही टीजर आपके एक ही टी कनेक्शन आएगा आपके सामने, यहाँ दो टी कनेक्शन है, तो दो टी कनेक्शन होते हैं। टीटी क्यों कहते हैं कि एक टी और दूसरा टी, टीटी मैंने कहा टी एक टी कनेक्शन यह है, एक टी कनेक्शन यह है। तो दो टी कनेक्शन कहाँ मिलते हैं, थ्री फेज से थ्री फेज में दो टी कनेक्शन मिलेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग पर भी टी का संयोजन होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी टी का संयोजन होगा। समझ गए मेरी बात को। तो टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दूसरा सिरा, पहला सिरा कहां से संयोजित है, देखो पहला सिरा कहां से संयोजित है, मेन ट्रांसफार्मर की ये मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के मध्य में से संयोजित है। यदि प्राइमरी की बात करें तो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य में से, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने सप्लाई दी है, तो क्या लिख सकते टीजर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे में से, और
और मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरों में सप्लाई प्रदान की जाती है, 3 फेज सप्लाई संयोजित की जाती है। तो कह सकते हैं टीजर ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग ए सिरा, इसको ए सिरा मान लेते हैं, तब चलो बात कोई एक सिरा मान लेते हैं, ये ए सिरा मानो और ये बी सिरा मान लेते हैं और ये सी सिरा मान लेते हैं। अब समझ जाओगे कि ए क्या है, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का पहला सिरा, दूसरा सिरा यहाँ संयोजित है। मुख्य ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बी और सी दोनों में एसी सप्लाई प्रदान की जाती है। टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, ठीक है, टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, ये कहां संयोजित है, मेन ट्रांसफार्मर की, ये क्या है, मैंने आपको बताया ये मेन होगा और ये टीजर है, आप लोग कहेंगे टीजर ट्रांसफार्मर, ये मेन ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर है। तो मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य में टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा संयोजित है, तो दूसरा सिरा टीजर ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे में और मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों में से सप्लाई प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब आप सपोज करोगे यहाँ 100 वोल्टेज दिया, यहाँ 100 वोल्टेज दिया, तो आप लोग समझ गए कि तीनों फेज में आप लोगों ने 100 वोल्टेज, एक सपोज किया आप लोगों ने 100 वोल्टेज दिया है, सपोज वोल्टेज, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया कि जैसे ये क्या है, आर और वाई, वी क्या है, वी आर वाई है, दो के बीच में है, ये क्या है, ये वी आर बी है, वाई बी है, ये दो के, तो ये क्या लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में नापेंगे तो भी लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्या आपका वी एल है, लाइन वोल्टेज है, ये क्या है, वी एल है, ये क्या है, यहां से यहां तक का ये भी वी एल है, लाइन वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज का आधा ये, गौर से सुनना, और लाइन वोल्टेज का आधा ये, तो यहाँ कितना हुआ 50 वोल्टेज, यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट की, दोनों के बीच 100, तो सेंटर में 0, 50 इधर 50 इधर, 100 वोल्टेज हो गया। आप लोग इतना समझ रहे हो, यहाँ भी सेम टू सेम वही कंडीशन होगी, 50 इधर होगा, 50 इधर होगा, 100 वोल्टेज मिल गया। लेकिन पूछा जाएगा टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जाएगा और यहाँ कितना वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। अब आप गौर से सुनना मेरी बातें, ये एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये एक त्रिभुज बनाया, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का बनाओ और एक ये होगा सेंटर में से, एक ये होगा सेंटर में से। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ये ए सिरा, ये बी और ये सी, जो लिखता है ए बी सी, यहाँ ये टीजर की, यहाँ मध्य भुजा में ये वी एल बटे 2 और ये वी एल बटे 2, 50 इधर 50 इधर, 100 इधर और 100 इधर, बोलो है नहीं है। तो इसका मान क्या, ये क्या हो गया, टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे लंब हो गया, टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे लंब हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, माना कि लाइन वोल्टेज का मान 100 वोल्टेज है, लिख लो आप, माना कि वी एल बराबर 100 वोल्टेज है, ठीक है ना, माना कि वी एल बराबर 100 वोल्टेज है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि ये सिरा देखो, ये ए है, ये भी, तो इसको क्या माने, चलो इसको डी सिरा मान लेते हैं, डी सिरा मान लेते हैं। अब समझ गए आप लोग, यहाँ से डी से बी के बीच में देखो वी डी सी, ये होगा वी डी सी इधर से इधर का, और ये होगा वी डी, ये वी डी बी, ये वी डी बी और ये वी डी सी और ये वी डी ए, ये क्या है, ये देखा, यहां से यहां तक का डी और ए है, तो ये होगा वी डी ए। तो वी डी सी का मान क्या रहेगा, देखो वी डी बी बराबर 50 वोल्ट, लाइन वोल्टेज कितना माना 100 वोल्टेज, इधर कितना है 50 वोल्टेज, इधर कितना रहेगा 50 वोल्टेज, तो वी डी सी बराबर कितना रहेगा 50 वोल्टेज रहेगा, और लाइन वोल्टेज सारे 100 वोल्टेज माने आप लोगों ने। तो इसका मान निकाल सकते हो, ये 50 ये 100, इसका मान निकालेंगे तो ये क्या है, डी डी ए क्या है, वी डी ए लंब है, टीजर का लंब है, टीजर ट्रांसफार्मर का लंब है ना, लंब, और ये लंब है, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा, ये लंब हो गया। अब आपको लंब ज्ञात करना, देखो ये ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करने में सूत्र क्या होगा, वी डी ए बराबर, फॉर्मूला देखो, वी डी ए बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा, फी, देखो ये ए सी, वी ए सी स्क्वायर माइनस, इसको घटाएंगे इसमें से, ये क्योंकि आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, आपको पता है लंब ज्ञात करने के लिए, तो माइनस वी डी सी, ये डी है यहाँ पे डी सी का स्क्वायर, और ये हो गया रूट आप लोगों का, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैंने 100 वोल्टेज माना है, कुछ भी मान सकते हैं, इसका रेशियो निकाल दूंगा आप लोगों को मैं। अब एक चीज आती है कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, यदि टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इसके मध्य में संयोजित होती है, तो वी डी बी, एक तो ये वोल्टेज कहां से कहां तक, ये वोल्टेज एक तो ये और एक वोल्टेज ये यहां से, दोनों 180 डिग्री के कालांतर पर होंगे, याद रखना बात। तो जो ट्रांसफार्मर मध्य में टेपिंग होती है, उसके दोनों साइड के वोल्टेज आपस में 180 डिग्री के कालांतर पर होंगे, 180 डिग्री के कालांतर होंगे, क्योंकि दोनों एक ही समान चुंबकीय क्षेत्र के परिपथ में हैं और विरोध में संबंधित है दोनों। तो यहाँ क्या रहेंगे दोनों, जैसे ये क्या है वी डी बी है और ये क्या है वी डी सी है, दोनों क्या रहेंगे 180 डिग्री के कालांतर पर रहेंगे। काफी बार पूछा जाता है कि मध्य में से टेपिंग हुई
वाइंडिंग के दोनों सिरों के वोल्टेज आपस में कितने डिग्री के कलांतर पर होते हैं? 180 डिग्री के कलांतर पर होते हैं। ठीक है, 180 पे दोनों। ठीक है ना। अब इसका मान के दिखा के दिखाता हूँ। ये VAC का मान कितना है? 100 वोल्टेज है। 100 का स्क्वायर ये कितना है? 50 वोल्टेज है। 50 का स्क्वायर फिर VDA क्या है? ये निकाल रहे हैं अपन। VDA बराबर क्या रहेगा? ये 10,000। ठीक है ना। और ये 2500 याद रखना। फिर क्या बच गया? ये रूट लग गया यहाँ पे। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7,500। और ये हो गया आपका। अब 7,500 का यदि आप इसको रूट निकालते हो तो लगभग 86.6 के करीब आता है। निकालना कोई बात नहीं है। 86.6 वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा आपको? टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कितना वोल्टेज मिलेगा? 86.6 वोल्टेज मिलेगा। बोलो 100 पे 86.6 मिला है। याद रखना 100 पे 86.6 मिलेगा। तो ये कह सकते हैं, देखो ये क्या कहेंगे कि इस वाइंडिंग में टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में 86.6 वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज मिलता है। जो किसके बराबर होता है? जो किसके बराबर उसकी बात होता है। तो ये किसके बराबर है? देखो ये लाइन वोल्टेज आपका जो भी है, लाइन वोल्टेज जो भी आप लोगों का है, यहां से इस फॉर्मूला की बात करें तो ये 86.6 की बात करें तो ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं 86.6। ये वोल्टेज मिलेगा टीजर का वोल्टेज, टीजर वोल्टेज मिलेगा। टीजर की वाइंडिंग का वोल्टेज क्या मिलेगा? टीजर की वोल्टेज टीजर, ये वोल्टेज टीजर क्या मिलेगा? √3/2 × 100 इसके बराबर होता है। इसका ये क्या 86.6 इसका क्या है? 100 का √3.2 है। इसको गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? √2 गुणा मिल जाएगा तो 86.66% या 86.67% भी लिख सकते हैं कभी कभी। तो ये मिल जाएगा। काफी बार पूछा जाता है आपसे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला रहेगा कि जो भी वोल्टेज मिलेगा आपको टीजर ट्रांसफार्मर की √3/2 × 100 86.66 या 67% वोल्टेज मिलने वाला है। तो टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हमेशा 86.66 वोल्टेज मिलेगा। अच्छा वोल्टेज के बराबर होगा। चलिए कैसे टर्न रेशियो क्या रहेगा इसका? कितने टर्न लगाएंगे? यहां से जितने टर्न होंगे उसका 86.6 टर्न लगेगा यहाँ पे, तभी तो वोल्टेज मिलेंगे। तो कहने का मतलब आ गया कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, टीजर ट्रांसफार्मर में ये अपना ये 86.6% वोल्टेज ये किसका है? ये मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की शिरों का वोल्टेज से के 86.6% होता है। तो चाहे टर्नों की संख्या मान लो। अब पूछा जाए यहाँ कितने टर्न लगाएंगे? यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना टर्न लगाएंगे? 86.66 टर्न लगाएंगे, परसेंटेज टर्न लगाएंगे। एक तो ये बात आ गई। या फिर 86 कभी कभी 6-7 पे आता है, इतने टर्न लगाएंगे। यहाँ कितने वोल्टेज मिलेंगे? इस प्राइमरी वाइंडिंग का कितना वोल्टेज मिलेगा? 86.66% वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। ये याद रखना बात। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सेम टू सेम वही कंडीशन भी आने वाली है। तो ये हो गया टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे टीजर ट्रांसफार्मर की जो सेकंडरी वाइंडिंग होती है 3 फेज टू 3 फेज के अंदर, वहां टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में 86.6% वोल्टेज होगा। या फिर टर्नों की संख्या 86.6 रखी जाएगी। किससे? मुख्य ट्रांसफार्मर से रखी जाती है। टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का संयोजन कहां करते हैं? देखो 3.3 की बात होगी, 3 फेज से 3 फेज की बात होगी तो मेन ट्रांसफार्मर की मुख्य वाइंडिंग से टीजर ट्रांसफार्मर की मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का संयोजन होगा। टीजर ट्रांसफार्मर की मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का संयोजन होगा। यह आपको देखना पड़ेगा प्रश्न पेपर में कि 3 फेज से 3 फेज पूछा गया है या 3 फेज से 2 फेज पूछा गया है। समझ गए आप लोग? तो मैंने आपको बताया 3 फेज से यहाँ भी कनेक्शन प्राइमरी का प्राइमरी से होगा, सेकेंडरी का सेकेंडरी से होगा। यहाँ कितने टर्न होगी? इस वाइंडिंग के 86.6 टर्न होंगे। यहाँ वोल्टेज जितना होगा उसका कितना परसेंट वोल्टेज मिलेगा? 86.6 वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। ये अब तक का निष्कर्ष निकलने वाला है। एक चीज और आगे बोलो, ये दोनों 90 डिग्री पे है कि नहीं है? दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों 90 डिग्री पे होंगे। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो क्या कर सकते हैं? ये 86.6 वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग की सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का 90 डिग्री लैगिंग होता है। ये लिख लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ये 86.6% वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर की जो अपने वाइंडिंग है उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का 90 डिग्री लैगिंग होता है। 90 डिग्री क्या होगा? लैगिंग होगा। काफी बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तो था आपका 3 फेज से 3 फेज, क्योंकि अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए 3 फेज से 3 फेज का ट्रांसफर होता है, उसको उससे अधिक विश्वसनीय इसको बनाने के लिए और 2 ही ट्रांसफार्मर प्रयोग कर लिए जाते हैं कि 3 ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं कि 3 फेज की पावर 2 ट्रांसफार्मर से होती है, 3 फेज में विभक्त हो जाए। तो अधिक शक्ति मतलब कि इसको अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर से इसको अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है 3 फेज टू 3 फेज। अब क्या बच गया? 3 फेज से 2 फेज। अब देखो किसका अध्ययन करेंगे?
3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन पढ़ेंगे। 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज स्कोर कनेक्शन कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको बिठा देता हूं और दूसरा कनेक्शन दिखाता हूं आप लोगों को। टी कनेक्शन समझ गए आप लोग कि टी कैसे होता है। देखो अब 3 फेज से 2 फेज करेंगे, कुछ कनेक्शन अलग होंगे, ठीक है। 3 फेज से 2 फेज के लिए कुछ कनेक्शन अलग होंगे, वो कनेक्शन देख लेना। यहाँ 2 फेज लिख देता हूं मैं, या फिर 2 फेज से 3 फेज कनेक्शन करने के लिए। अब क्यों किया जाता है वो तो आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों किया जाता है। लेकिन इससे पूछे देखो इस कनेक्शन में क्या होगा, इस कनेक्शन में 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होंगे, 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होंगे, बस यही संयोजन करना है। अब क्या आपको संयोजन दिखाता हूं। देखो पहला संयोजन कैसे करेंगे, जैसे ये ले लिया आप लोगों ने, ये ले लिया, चलो इधर दूर बन गई है थोड़ी सी, इधर से कर देता हूं। यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की ये एक वाइंडिंग ले ली। अब आपको टी कनेक्शन करना है, क्या देखना, टी कनेक्शन करना है। 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होंगे, ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी। याद रखना ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। किसकी है, मेन की प्राइमरी वाइंडिंग। आपको लिखवा दूंगा नाम, कोई बात नहीं है। अब यहां लगाएंगे कोर, ये लगाई कोर, और ये लगाएंगे मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग लगाई। एक ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि सिंबल ऐसे होता है। कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब लगाएंगे टीजर एडिशनल ट्रांसफार्मर, जो दूसरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका संयोजन करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो इसके मध्य मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लेते हैं, मध्य भी आता है। यहीं से कुछ काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, उससे प्रश्न अब तक पूछा नहीं गया है, यहाँ से सब कुछ पूछा जाएगा। इस 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन या 2 फेज का 3 फेज में कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ देखो टर्नों की संख्या लगा देता हूँ, ये लगा दिया। टी बना के नहीं बना, टी हो गया, टी कनेक्शन हो गया। अब आप देखोगे कि यहां से यहां ये टीजर ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग ये थी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ टर्न लगा देता हूं। देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में यहां बना देता हूं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो बोलो एक ट्रांसफार्मर तो ये हुआ और एक ट्रांसफार्मर ये हुआ। अब संयोजन देख लो इसके, ठीक है ना। संयोजन कैसे क्या आप लोगों को पता है, यहां से अलग 2 अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पे होंगे कनेक्शन। तो यहां से ये कनेक्शन कर दिया यहाँ पे ये ऐसे, और ये कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, और ये कर दिया यहाँ पे। यहाँ दे दिया आर, यहाँ दे दिया वाई, और ये दे दिया बी। बोलो इनकमिंग गई कि नहीं गई, आपको इनपुट दे दिया आप लोगों ने। अब यहां से क्या मिलेगा, ये मिल गया आपको आउटपुट, एक ट्रांसफार्मर के आउटपुट ये मिली आप लोगों को। कैसे मिलेगी आपको बताऊंगा आपको। और एक आउटपुट मिल गई आपको, ये 2 सिंगल फेज की आउटपुट मिल गई। बोलो 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्जन किया नहीं किया, कर लिया। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये टीजर है। ये टीजर ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। अब कनेक्शन समझो इसके आप लोग। अब क्या समझेंगे, कनेक्शन समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फेज ये, एक फेज ये, तो ये क्या है, यहाँ पे ये आपका सिंगल फेज है। सिंगल फेज मतलब वी ए मान लेता हूं इसको, ये सिंगल फेज, दूसरा मैं इसको वी बी मान लेता हूँ। 2 वोल्टेज, ए फेज ए वोल्टेज और बी वोल्टेज, यहाँ 2 फेज मिला के 2 फेज मिल गया आप लोगों को। एक फेज ये, एक फेज ये, यहाँ मिले हैं। ये आपको फेज मिल गया और ये आपका फेज मिल गया, ये आपका न्यूट्रल मिल गया और ये आपका न्यूट्रल मिल गया। 2 फेज मिल गया आप लोगों को। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि उसको उल्टा किया, तो यहाँ से भी इसको ये न्यूट्रल मिल गया, ये फेज मिल गया आप लोगों को। तो बोलो मिले कि नहीं मिले, ये फेज। अब देखो यहाँ से कुछ आपको तथ्य दिखाता हूँ। ये N1 है, ये टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या, ये N2 है, ये N1 है और ये N2 है। ये समझ गए आप। और यहां से अब मान लीजिए कि मैं वही वोल्टेज दिखाता हूँ, यहां से यहां तक का कितना वोल्टेज देंगे। माना कि आप लोगों ने 100 वोल्टेज दिया, और यहां से यहां तक आप लोगों ने माना कि 100 वोल्टेज दिया। वही फॉर्मूला बताते हैं आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ कितना मिलेगा वोल्टेज और यहाँ कितना मिलेगा। इसलिए देखो अब मैं इसकी कुछ विशेषता बताता हूँ। इस अब तक जो पढ़ा है, इस संयोजन में 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाएंगे। लिख लेना, 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर प्रयोग होंगे। एक ट्रांसफार्मर, एक जो ट्रांसफार्मर होगा, ये एक ट्रांसफार्मर को मेन ट्रांसफार्मर कहेंगे, और दूसरे ट्रांसफार्मर को एडिशनल या टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ गए आप लोग यहाँ तक। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, क्वेश्चन सुना, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य में से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है। देखना, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है,
ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। कनेक्शन सुनो कि काफी बार आपसे प्रश्न पूछ जाते हैं, वो कनेक्शन अलग थे, यहाँ का कुछ अलग है। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के माध्यम में से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का संयोजन किया जाता है। समझ गए आप लोग यहाँ पे? तो फिर टर्नों की संख्या बराबर होगी, तो इधर क्या रहेंगे 50% टर्न यहाँ रहेंगे। ये टर्नों की बात की जाए इधर से, तो 50% टर्न यहाँ रहेंगे, 50% टर्न यहाँ रहेंगे और 50% टर्न यहाँ रहेंगे। तो आधा आधा वोल्टेज बैठ जाएगा। अब मानिए यहाँ से आपको 100 दिया तो 50 वोल्टेज इधर होंगे और 50 वोल्टेज इधर होंगे। यहाँ कितना दिया? यहाँ 100 वोल्टेज दिया है। मेरी बातें कुछ बहुत कुछ यहाँ से राज लेकर के आने वाला है अभी। तो अब देखो आगे क्या कहेंगे कि इसके जो मध्य से जो प्राइमरी वाइंडिंग संयोजन किया। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरे, ट्रांसफार्मर की मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरे, एक सिरा ये एक सिरा ये, दोनों को सप्लाई से संयोजित किया और टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे को सप्लाई से संयोजित कर देते हैं, 3 फेज सप्लाई से संयोजित कर देता है। ये बातें यहां तक लिख ली। अब आगे क्या लिखेंगे कि मेन ट्रांसफार्मर तथा टीजर ट्रांसफार्मर दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग होंगी, एक ट्रांसफार्मर की ये और ये, देखो मेन एग्जामर ये ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी वाइंडिंग ये और सेकेंडरी वाइंडिंग ये, दोनों के टर्न बराबर होंगे, टर्न बराबर रखे जाएंगे। टर्न बराबर होंगे तो आपको वोल्टेज बराबर मिलेगा। तो क्या कहेंगे, मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या बराबर रखी जाती है। ये प्रश्न बहुत काफी बार पूछा जाता है। जैसे 5 टर्न यहाँ पे है तो 5 टर्न यहाँ पे है, बाकी होगी समझ में। अब ये टर्न कितने होंगे, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये आपको मैंने बता दिया। ये आधे आधे होंगे जितने भी टर्न होंगे। अब इसके कितने टर्न है, उससे यहाँ कितने टर्न लगाए जाएंगे वो आपको बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी रखी जाती है? मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से 88.8 रखी जाती है। लिख लेते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट और टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या मेन ट्रांसफार्मर से 86.66 या 86.67 रखी जाती है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। संयोजन कहां होते हैं मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब देखो और क्या बचा है, एक चीज और बच गई। यहां तक कि मैंने मुख्य बात आपको लिखवाई जो परीक्षा में आ चुकी है और आने की संभावना रहती है यहां से। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की साइड से, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की साइड से यहां से देखेंगे, और सुनो मेरी बात, यहां से देखेंगे, यहां से इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। इसको टीजर वाइंडिंग को, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को यहां से लेके यहां तक और यहां तक 2 भागों में बांट देता हूं। तो अब 2 भागों में बांटे इसको, तो दोनों भागों का टर्न रेशियो क्या होगा, 2/3, याद रखना 2/3, और ये क्या रहेगा 1/3। तो इस 1/3 की जो बात करते हैं, 1/3 की जो बात की, यहां से लेके क्या निकालेंगे, न्यूट्रल बिंदु निकाल लेंगे। न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, यहां से पूछा जाता है कि मैं, अब देखना मेन ट्रांसफार्मर की लिख रहे, न्यूट्रल कहां से ले आएंगे, न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल कहां से प्राप्त करेंगे, आवश्यकता हो सकती है, न्यूट्रल कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आवश्यकता होगी। तो काफी बार परीक्षा पूछा जाता है, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की ओर से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 1/1 भाग से, 1/3 भाग से न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है, न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है। एक बात, मुख्य बात आती है, कहां से करेंगे, 2/3 भाग ये 1/, यहां से मैं न्यूट्रल बिंदु यहां से प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया 50 टर्न और ये आगे आपका आ गया 100 वोल्टेज। यहाँ क्या मिला है, 100 वोल्टेज मिला है। अब आपका क्या होगा, ये होगा टी कनेक्शन। अब देखो 2 बातें आ गई, इधर तो हुआ 2 फेज और इधर हुआ सिंगल फेज। समझ गए मेरी बात को। तो 3 फेज का जो कनेक्शन है यहाँ पे, इनमें कितने डिग्री का अंतर है, 120 डिग्री का अंतर है। तो आपको दिखाता हूँ अंतर क्या। देखो यहाँ कुछ मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या दिखाएंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग की साइड दिखाते हैं आपको। ये आपका फेज था, ये न्यूट्रल था, लिख देता हूँ, ये न्यूट्रल है और ये फेज है।
कभी कभार देखो न्यूट्रल को ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो फेज बचते हैं आपके सामने, दो फेज, ये वी ए है और ये वी बी है। ये सिंगल फेज था और ये सिंगल फेज है। प्राइमरी वाइंडिंग के साइड की बात करते हैं, देखो यहाँ से इसमें क्या है, थ्री फेज कनेक्शन है। थ्री फेज की बात करते हैं तो थ्री फेज का सिलेंडर ऐसे था, ऐसे है, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। गौर से सुना मेरे, ये कहा प्राइमरी वाइंडिंग की साइड की ओर है। तो अब देखो इसको में कुछ, ये तो स्टार में, इसको ऐसे कर लेता हूं, देखो मैं यहाँ से इसको ऐसे ऐसे दिखा देता हूं आपको मैं, कुछ ऐसे। अब कैसे होता है, तो आप लोग देखोगे कि इस प्रकार का संयोजन स्टार और डेल्टा संयोजन है। अब कहोगे सर ये ऐसे कैसे आ गया, मैं दिखा देता हूं। देखो यहाँ से, यहाँ लाइन वोल्टेज की बात है। लाइन वोल्टेज कौन सा होता है, लाइन वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ से लाइन वोल्टेज प्राप्त करते हैं तो इस इधर से ये आर है, ये वाई है और ये बी है। तो वाई को पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, वाई को पीछे बढ़ाया ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा ऐसे आपको। तो ये जो बचेगा, ये जो बचेगा ये क्या है, ये आर वाई है। ये क्यों इसका पीछे, ये क्या है, वी आर वाई होता है। इस प्रकार तीनों में होगा। तो ये क्या है, ये आपका वी एल है, ये क्या आपका वी एल है, ये आपका है वी एल। वी एल का मतलब लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे ऐसे है। अब देखो यहाँ से आज के आगे बात करें, इसको कुछ डेटा रूप में लेके आपको दिखाऊंगा, तीन रूप में लेके दिखाता हूँ ऐसे। माना कि ये वाइंडिंग ये है, ये वाइंडिंग ये है, इसके सेंटर में से क्या निकाला, आप लोगों ने लंब डाल दिया। देखो ये बोलो है कि नहीं है, इसको ऐसे कर देता, ऐसे दिखाऊं आप लोगों को, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे होगा तो लंब होगा। ये इसकी यहाँ से ऐसे ऐसे करके दिखाते लंब हो गया ये आपको। तो फिर कहते हैं यहाँ ये क्या है, एक टीजर है, टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग है, टीजर ट्रांसफार्मर की। ये क्या है, ये वी एल है, ये आपका वी एल है और ये आपका वी एल है यहाँ से। और ये क्या है, ये वी एल अपॉन 2 और ये वी एल अपॉन 2, क्योंकि आगे आगे भागों बटे यहाँ पे। तो इस लंब के मान को ज्ञात कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है ना। इस लंब के मान को ज्ञात कर सकते हैं, आपको मैं बताया था कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो किसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि टीजर जो वाइंडिंग है, ये टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो यहाँ पे है, इसमें कितना वोल्टेज होगा, ये देखना है कि इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसका टर्न रेशियो क्या होगा। टर्न रेशियो मतलब इसमें टर्न की संख्या कितनी रखी जाएगी कि इससे में ये इसको बराबर वोल्टेज दे सके। क्योंकि ये जितना वोल्टेज यहाँ पे है, माना कि इस यहाँ पे आपको 100 वोल्टेज मिले हैं, यहाँ भी 100 मिलेंगे, यहाँ 100 मिलेंगे, उसके एवज में क्योंकि इन दोनों की देखो N2 N2 ये दो है, N2 N2 इन दोनों का रेशियो बराबर रहेगा, इन दोनों का रेशियो बराबर है। तो यहाँ इसका रेशियो कितना रखेंगे, यहाँ वोल्टेज मिल जाए, इसलिए कहते हैं टीजर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज होगा या कितना इसका टर्न रेशियो होगा जिसके अनुसार इसको बराबर वोल्टेज मिल सके। आपको ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने ट्रेंगल दिखाया आपको, ये ट्रेंगल दिखाया। अब देखो इससे होगा क्या, वो बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से देखो ये क्या है, ए ये बी और ये सी, तीन बिंदु है, तो ये डी मान लेता हूँ। ए और डी के आपको वोल्टेज ज्ञात करना है, ए और डी का टर्न रेशियो ज्ञात करना है। ए और डी बराबर क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, ये लंब है। तो ये टीजर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को लंब की भांति कार्य कर रही है टीजर प्राइमरी वाइंडिंग की। तो अब क्या होगा इसके आगे देखो, यहाँ से ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। और लंब ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये वोल्टेज ये क्या है, वी एल स्क्वायर, ठीक है, वी एल स्क्वायर है। अब ये क्या है, देखो ये वी एल अपॉन 2, वी एल अपॉन 2 का स्क्वायर है, ये ऐसे होगा ये। तो यहां से इसका यदि आप रेशियो ज्ञात करना चाहें तो अब इसमें टर्नों का अनुपात लेना पड़ेगा कि कितने टर्न रखे जाएंगे या कितने टर्न के अनुसार आपको वोल्टेज मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं, देखो टर्नों का अनुपात होता है N2 अपॉन N1 बराबर वी ए अपॉन वी डी ए, ठीक है, वी ए अपॉन वी डी ए, या फिर वी ए है वी डी ए। ये देखो अब यहां आगे की बात कर, देखो ये क्या है, ये आपका टर्न रेशियो है, ये आपका टर्न रेशियो रहेगा। तो टर्न रेशियो ये रहेगा, इसको के लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, के लिखूंगा इसको। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एडी बराबर क्या लिख सकता हूँ, एडी बराबर ये लिख सकता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ कैलकुलेशन पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे वी ए डी बराबर के इंटू वी एल, ये होगा के इंटू वी एल। अब के इंटू वी एल ये किसके बराबर होता है, देखो आप समझोगे इसको कि यदि ये फॉर्मूला यहाँ से हल करते हैं, ये फॉर्मूला इसके बराबर हो सकता है कि वी ए डी बराबर ये हो सकता है √3 इंटू √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इंटू वी एल। क्योंकि मैंने आपको बताया ये √3 2 के बराबर होता है कि 86.6 √3 के बराबर होता है। यदि ऐसा आप नहीं करते हो तो वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप लोगों को 86.66 वोल्टेज प्राप्त होगा इस फॉर्मूले से आपको। यदि ऐसा नहीं होता है कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके साथ में क्या लेंगे, इसके साथ में के लगा देते हैं, इंटू के रेशियो लगा देंगे।
तो क्या आएगा 86.66 वोल्टेज आएगा। ऐसा यदि आप नहीं करते हो, इस ऐसा मान ज्ञात नहीं कर सकते कि इसको आगे और कैसे कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां से एक फॉर्मूला देखो, VDA बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो जहां से इसको हल करते हैं अपन यहाँ पे, तो V तो आपके पास रहेगा कि तो जो ये तो इधर भी है, क्योंकि चारों तरफ बराबर है, तो लास्ट में निकल के आता है √3/2 K। इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे तो आपको VDA यहाँ पे 86.6 मिल जाएगा। फिर भी आप ज्ञात नहीं करते हैं, सर ऐसे नहीं होता है। तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान होगा कौन सा फॉर्मूला, कि लंब को कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपको इसको बता के आपको बता देता हूँ कि लंब को कैसे ज्ञात करते हैं। वो देखो यहाँ पे आप देखो कैसे ज्ञात कर सकते हो। देखना कि ये लंब है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होता है। ऐसे देखो, तो वहां पर क्या है, लंब का मान कितना, आपको लंब को ज्ञात करना है, L बराबर ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 50 का स्क्वायर, मैंने माना है वोल्टेज यहाँ पे, तो ये होगा आपका 10,000 माइनस 2500। फिर यहाँ आएगा, इसका रूट लग जाएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 7,500, इसका रूट लग जाएगा। फिर वही मान निकल के आ जाना है कितना, 6.6 वोल्टेज। मैंने 100 वोल्टेज बनाया, तो इसलिए क्या सकते हैं कि इसका टर्न रेशियो, इसमें टर्नों की संख्या कितनी होगी, इसकी एवज में, याद रखना मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की एवज में इसमें टर्नों की संख्या 86.6 होगी। तो इसका टर्न रेशियो भी 86.6 या 6 या 7 भी हो सकता है, इसका टर्न रेशियो होता है, याद रखना। ये काफी बार आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, टीजर ट्रांसफार्मर में टर्नों का अनुपात कितना होता है, टर्नों की संख्या कितनी होती है। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से 86.6 होती है। अब ये कह सकते हैं इसमें वोल्टेज का मान कितना होगा, माना यहाँ पे 200 वोल्ट दिया है, तो उसका 86.6% वोल्टेज निकाल देगा। समझ गया, यहाँ 200 वोल्ट दिया है तो यहाँ 86.6 वोल्ट निकालेगी, यहाँ कितना वोल्ट लेगा आप निकाल देना, 86.66 या 86.6 आप निकाल देंगे। ये तो बात ही थी इसकी थी कि इस साइड में क्या होगा। प्राइमरी साइड की बात करते हैं, सेकंडरी साइड की बात करें तो आपको पता है सेकंड, देखो यहाँ पे एक चीज और निकल के कि टर्नों के अनुपात कितना होगा, N2/N2, दोनों का अनुपात 1 रहेगा, दोनों का अनुपात 1 रहेगा, एक याद रखना। देखो मैं यहाँ पे बताऊं कि इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा। तो यदि ये 1% है, याद रखना यदि 1% है, मैं लिख देता हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मेन ट्रांसफार्मर लिख देता हूँ, मेन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा मेन ट्रांसफार्मर। काफी बार आपसे पूछा जाएगा, और ये टीजर ट्रांसफार्मर, टीजर ट्रांसफार्मर है। यदि N2 की बात की जाए, N2 में ये दोनों की बात की जाए तो इनका अनुपात 1:1 होगा, दोनों के टर्नों की संख्या बराबर रही, याद रखना बात। N1 की बात की जाए तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा, √3/2 होगा, मतलब ये 86.6 ही निकल के आने वाला है। यहाँ पे इसको आप कैलकुलेशन करोगे 86.6 या 86.6 7 ही निकल के आएगा, याद रखना बात। ये दोनों का अनुपात रहेगा, ठीक है। ये तो इन दोनों का अनुपात था। वोल्टेज की बात की जाए तो देखो N2V2 की बात की जाए, वोल्टेज रेशियो की बात की जाए तो V की बात की जाए तो प्राइमरी V2 की बात की जाए, V2 सेकेंडरी वोल्टेज की बात की जाए, V सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज याद किया जाए तो यहाँ यदि 1:1 होगा, इसका मतलब दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। यदि यहाँ 100 वोल्टेज मिलता है तो यहाँ भी आपको 100 मिलेगा। लेकिन इसकी प्राइमरी की बात की जाए, वोल्टेज प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज की बात की जाए तो इसका प्राइमरी मान का 1 रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा 86.66 रहेगा वोल्टेज। यही आपको कैलकुलेशन मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेशन मिलेगा। एक बात और निकल के आती है, यदि आप लोगों ने मेरा पॉलीफेज का वीडियो देखा होगा, पॉलीफेज के बारे में आप लोगों ने देखा होगा एसी चैप्टर में, तो आपको एक चीज होगी, यहाँ कितने वोल्टेज, यहाँ कौन सा वोल्टेज, 2 फेज वोल्टेज मिले हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज रहेगा, इन दोनों के बीच में। वैसे तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज, टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से 90 डिग्री लेगिंग होता है। कितना होता है, 90 इसका वोल्टेज। ये प्राइमरी मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग होता है, ये याद रखना, 90 डिग्री लैगिंग होता है यहां से। ये दोनों इसका मान, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री लैगिंग होता है। मैं अब पूछा जाता कि ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों कैसे रहेंगे, उसको भी मैं आपको फॉर्मूला एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको करके। कैसे, देखो यहां से आप लोग जिसको देखना चाहोगे, एक कैलकुलेशन और कर देता हूं यहाँ पे मैं। देखो ये दोनों के दोनों बोलते हैं टू फेज सिस्टम, आपने देखा होगा कि टू फेज सिस्टम में ये आपका V और ये VA, ये VA है और ये VB है, दोनों की बात बताता हूं आपको।
इन दोनों का फेज अंतर क्या रहेगा, कला अंतर क्या रहेगा, और इन दोनों का मान क्या रहेगा, उसकी बात करता हूं। देखो ये यहां से देखो, ये तो आपका न्यूट्रल मिल गया, आपका ये न्यूट्रल। तो अब इसको यदि हटाते नहीं है, देखो एक बात और देखना, यदि इसको हटाते नहीं है तो अब मिलता क्या है कि यहाँ पे आपको दो फेज, याद रखना, दो फेज और 4 तार। कौन सा सिस्टम मिलता है यहाँ पे, दो फेज मिल गए 4 तार, 4 तार हो गए, 2 फेज 4 तार, या फिर 2 फेज 3 तार, दोनों प्रणाली मिलती है। 3 तार को इन दोनों को कॉमन कर देंगे तो 1 तार मिल जाएगा, 2 फेज हो गए 1 तार हो गया, 2 फेज 3 तार हो गया। इसको हटा के अलग अलग इंडिविजुअली प्रयोग करते हैं तो 2 फेज 4 तार होता है। तो लगभग 2 फेज 4 तार ही पूछा जाता है कि 2 फेज 4 तार सिस्टम किसमें प्राप्त होता है। 2 फेज 4 तार इस स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन में प्राप्त होता है। 3 फेज से 2 फेज 4 तार सिस्टम किसमें प्राप्त होता है, इसे टीजर से प्राप्त होता है। इन दोनों के बीच में कलांतर क्या रहेगा, देखो ये VA है और ये VB है, क्या समझ गए आप। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा। इन दोनों के बीच में VA है ये और VB है ये, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर रहेगा। ये किसका है, ये दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज की बात करें, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, ये वोल्ट की बात कर रहे हैं आप यहाँ, ठीक है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज की बात करें, दोनों में 90 डिग्री का अंतर रहेगा। तो ये क्या है, आपका VA है और ये क्या है, VB है, दोनों की बात करें। अब देखो आप लोगों को पता है, दोनों की बात करेंगे तो क्या चीज का मान कर सकते हैं, ये आपका लाइन वोल्टेज का मान क्या रहेगा, इसकी बात करेंगे। ये लाइन वोल्टेज आपका क्या रहेगा, अब आप समझ रहे होंगे कि V की बात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां निकल सकता है कि ये VL की बात करते हैं। ये फेज वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज, ये क्या है, फेज वोल्टेज, क्योंकि एक फेज का वोल्टेज है। ये V का है, ये भी फेज वोल्टेज VP। अब VL का मान ज्ञात करें तो लिख सकते हैं VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, ये इसको निकालेंगे। फिर VL का फिर बात करेंगे तो VL का मान कितना है, जो भी होगा उससे अपना को लेना नहीं है। ये क्या है, ये फेज वोल्टेज VP है, ये क्या है, ये भी VP है, दोनों फेज वोल्टेज है और दोनों का स्क्वायर है, यहां लगा दिया दोनों का स्क्वायर। अब इसको हल करो, एक VP है एक VP है, तो VL का मान क्या हो सकता है, 2, 1 रेख 2 VP। अब देखो VP तो स्क्वायर दोनों हट कर, 1 रेख का 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर यहां लग गया। तो लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √2 गुणा होता है। लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √2 गुणा होता है और दोनों में 90 डिग्री का अंतर होगा। तो दोस्तों ये तो था आपका 3 फेज से 2 फेज सिस्टम। अब सेम टू सेम यही प्रणाली लगाएं, इन दोनों में यदि आप सिंगल फेज 2 फेज देते हो तो यहाँ आपको 3 फेज सिस्टम मिल जाता है, इन दोनों में आपको 3 फेज सिस्टम मिल जाता है। ये तो था आप लोगों का वो कंडीशन कि 3 फेज से 2 फेज कैसे प्राप्त करते हैं और 2 फेज से 3 फेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या था आप लोगों का। अब बात ये आती है कि इस प्रकार के संयोजन की जरूरत ही क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए बाबू देखो जो विद्युत भट्टियां होती है वो 2 फेज पर प्रचालित होती है, याद रखना बात। विद्युत भट्टियां जो फर्नेस बोलते हैं जिसको, वो कितने होते हैं, 2 फेज पर प्रचालित होते हैं। अब 3 फेज का ट्रांसफार्मर लेंगे, गौर से सुनना, 3 फेज का ट्रांसफार्मर मानेंगे, 3 फेज का ट्रांसफार्मर लिया, 3 फेज इधर 3 फेज आउटपुट में मिलेगा आपको। अब उसमें 2 फेज लगाएंगे तो अनबैलेंस होगा, तो अनबैलेंस होगा तो हानि ज्यादा होंगी, हानि ज्यादा तो वो पूर्ण क्षमता नहीं देगा, पूर्ण क्षमता नहीं देगा तो वहां पे लॉस का मान अधिक हो जाएगा और पावर आपको कम मिलेगा, आपको अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए उस 3 फेज सिस्टम पर 2 फेज लगाएंगे और बैलेंस लोड रखेंगे, याद रखना बस। उस 3 फेज सिस्टम पे बैलेंस लगाएंगे, बैलेंस सर्किट से उसको काम करेंगे और 3 फेज की टोटल पावर 2 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 फेज की टोटल पावर 2 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां पे विद्युत भट्ठी को 2 फेज सप्लाई प्रदान कर देंगे। इसलिए कहते हैं विद्युत भट्ठी जहां फर्नेस होती है, जहां अधिक तापमान पे काम करते हैं, वहां इस स्कॉट कनेक्शन का, टीटी कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, विद्युत भट्टियों में फर्नेस का मान या विद्युत भट्ठी या फर्नेस में स्कॉट कनेक्शन टीटी का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में 2 ट्रांसफार्मर होंगे, आपको मैंने आपको लिखा दिया है, एक बात और लिख लो आगे, इसका प्रयोग कहां करेंगे, लिख लो। 3 फेज पावर को 2 फेज पावर में परिवर्तित कर, 3 फेज की फुल पावर को 2 फेज पावर में परिवर्तित कर विद्युत भट्टियां जैसे फर्नेस बोलते हैं जिसको, फर्नेस में इसका प्रयोग करते हैं, फर्नेस में यूज किया जाता है ये सिस्टम। एक क्या आता है, दूसरा कहां करेंगे, अब देखो दूसरा करते हैं वेल्डिंग मशीन में, दूसरा करते हैं वेल्डिंग, जो वेल्डिंग ट्रांसफर होते हैं उसमें करता है। वेल्डिंग ट्रांसफर देखो 3 फेज सप्लाई आएगी। अब वेल्डिंग आप पता है कि 2 घंटे मिलने वाले हैं,
टू फेज निकलने वाले हैं, अधिक जो मतलब कि मजबूत वेल्डिंग करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मतलब कि हाई पावर की वेल्डिंग होती है, वहाँ इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। वहाँ पे 3 फेज की पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, क्या कहेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। दो बातें आ गई। अब तीसरा प्रयोग कहां कर सकते हैं, देखो तीसरा कर सकते हैं कि 2 फेज पावर की कहीं भी अपनी 3 फेज पावर को 2 फेज पावर में बदलने के लिए, या 3 फेज की पावर को 3 फेज सिस्टम को 2 फेज में आपूर्ति 2 फेज की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। तो 3 फेज से 2 फेज में करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टीटी कनेक्शन का करेंगे, स्कॉट कनेक्शन का करेंगे। तो दोस्तों ये तो था आपका स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन, आप समझ गए होंगे। टीटी कनेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि टीटी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टी के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें दोस्तों और कुछ नहीं बचा है। अब आगे कौन सा कनेक्शन आएगा, आगे आपको जिग-जैग कनेक्शन आएगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि डेल्टा स्टार इंटर स्टार कनेक्शन आएगा। जिग-जैग कनेक्शन क्यों किया जाता है, फिर टर्सरी कनेक्शन आएगा, ठीक है ना। ये कनेक्शन और बच गए तो आगे अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।